जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में एज़ यूजुअल हमारा पहले लाइव क्विज़ होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा और फिर उसके बाद हम आज के नए कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है, लिंक पे क्लिक कीजिए। तैयार हैं पार्टिसिपेशन के लिए तो बताइए ताकि क्विज़ स्टार्ट करें। हाँ जी, रेडी हैं? स्टार्ट करें क्विज़? ओके, चलिए। सबसे पहले आपने CRN लिख लेना है, फिर उसके बाद क्विज़ अटैम्प्ट करना है। जी, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जी, अंडर द कंपनीज एक्ट 1970 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए बॉडी कॉर्पोरेट? जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो एक्सेप्शन में लिखा हुआ था ना, एक्सेप्शन याद है? एक्सेप्शन याद किए हैं आपने? हाँ जी, देखें पहला क्वेश्चन एक्सेप्शन में से आ गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। कंपनी जो कनाडा में रजिस्टर्ड है, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? बिल्कुल है। पाकिस्तान में अगर रजिस्टर्ड नहीं है, क्या स्टिल बॉडी कॉर्पोरेट है? बिल्कुल। लेकिन कंपनी नहीं है। कंपनी तो हम उसी को बोलेंगे जो पाकिस्तान के कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड होगी। शाबाश। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये रहा जी। जी, फॉरेन कंपनी किसे बोलते हैं? जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो? नहीं, वो तो सिंपल रेगुलर कंपनी होगी ना। फॉरेन कंपनी तो नाम से जाहिर है पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसमें क्या खास बात है जो उसे बॉडी कॉर्पोरेट से डिफरेंशिएट करती है? कि बॉडी कॉर्पोरेट के लिए तो सिंपल पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड होना काफी है, लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में कोई ना किसी ऑफिस के जरिए से बिजनेस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा फिर? वो बॉडी कॉर्पोरेट तो है ही है, फॉरेन कंपनी भी बन जाएगी, लेकिन क्या कंपनी बनेगी? कंपनी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कंपनी बनने के लिए पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक रजिस्टर होना जरूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ऑपरेट्स ब्रांच और लाइजन ऑफिस फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली विद इन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी 3। कौन सी कंडीशन प्राइवेट कंपनी में प्रेजेंट होना जरूरी है? रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ शेयर। गुड, अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी क्या है? एक ही मेंबर होगा इसका और नाम के एंड में वर्ड क्या ऐड होंगे? SMC प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन 5। सिंगल मेंबर कंपनी लीगल है, एक से ज्यादा है, क्या करे? खत्म कर ले अपने आप को, पार्टनरशिप बना ले या कन्वर्ट कर ले? किस कंपनी में? प्राइवेट कंपनी विद मोर देन 1 मेंबर्स में। करेक्ट। क्वेश्चन 6 ये रहा।
किस कंपनी के लिए शेयर फंड्स रेज करना इजाज़त है? लिस्टेड कंपनी के लिए। लाइबिलिटी क्या होगी? जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में फुली पेड शेयर है, रूल के मुताबिक तो अनपेड अमाउंट होगी, लेकिन चूंकि शेयर फुली पेड अनपेड है ही नहीं, तो वो एक्चुअली क्या लाइबिलिटी हो जाएगी? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी? सारे फुली पेड है, रिमेनिंग अनपेड अमाउंट है ही नहीं। क्वेश्चन 8, लिमिटेड बाय गारंटी में क्या लाइबिलिटी होगी? अनपेड, जो एग्री किया स्टार्ट में। जी, कौन सी होल्डिंग? सिंपल कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। क्वेश्चन 10, जी क्या लाइबिलिटी होगी अगर 180 डेज मिनिमम पीरियड है ना? दो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एक तो ये कि मेंबर की लाइबिलिटी जो है रिमेनिंग मेंबर लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कॉन्सिक्वेंस? कोर्ट आल्सो वाइंड अप कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो उसने पूछा वो पर्सनल लाइबिलिटी के हिसाब से पूछा, तो वो पर्सनली लाइबल होगा फॉर डेट्स इनकर्ड ड्यूरिंग डेट। ड्यूरिंग की बजाय आफ्टर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, आफ्टर डेट पीरियड। अच्छा, ऊपर उन्होंने क्या लिखा हुआ? अच्छा, ओवर, ठीक है। व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डेट मेंबर फॉर ओवर 180 डेज। हाँ, यहाँ से ड्यूरिंग से मुराद इसकी ओवर 180 डेज है, ऊपर उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ। ठीक है, लेकिन ये आपको क्लियर है ना वैसे बात कि 180 डेज के बाद वाले जो डेट्स होंगे ना, उनके लिए वो पर्सनली लायबल होगा। क्वेश्चन 11, ये सिंपल इजी क्वेश्चन आज। क्या होंगी दोनों? 65% पे होल्डिंग सब्सिडरी, मोर देन 50% है ना होल्डिंग। अच्छा, अगर यही 65% की बजाय 35% होता, फिर आपका आंसर सी होता। दोनों एसोसिएटेड कंपनीज है। शाबाश। कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, क्या वो स्टिल पब्लिक कंपनी हो सकती है? नहीं, सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है फिर भी पब्लिक कंपनी हो सकती है। बिल्कुल, पब्लिक कंपनी की दो टाइप्स थी, लिस्टेड और अनलिस्टेड। उसे अनलिस्टेड कंपनी बोला जाता है। पब्लिक में अगर शेयर्स लिस्टेड हो तो उसे लिस्टेड कंपनी बोला जाता है, और अगर अनलिस्टेड हो, शेयर लिस्ट है पब्लिक कंपनी लेकिन शेयर लिस्ट नहीं करवाया, उसे क्या बोला जाता है? अनलिस्टेड कंपनी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
लिमिटेड बाय कंपनी सिर्फ कंपनी के ऑपरेशन, नहीं नहीं, ये तो बल्कि वाइस वर्सा है, वो ड्यूरिंग ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल लायबल नहीं होते, वाइंडिंग अप पे लायबल होते हैं। अब बुझे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तीन मेंबर्स है, हर कोई सेपरेट मेंबर गिना जाएगा, जॉइंट शेयर होल्डर है, जॉइंटली होल्ड, इसमें अहम कंसेप्ट था जॉइंटली होल्ड, ये जॉइंटली होल्ड शेयर, तो ये हर एक जो है वो अलग अलग कंसीडर नहीं होता, बल्कि सारे कलेक्टिवली सिंगल मेंबर के तौर पे ट्रीट होते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट अब है हमारे टॉपर्स जी। फर्स्ट पोजीशन बन रही है पोजीशन अभी जी, फर्स्ट पोजीशन किन की है? शाबाश, फर्स्ट पोजीशन 2, अच्छा दोनों में टाई है, शाबाश ठीक है। और सेकंड पोजीशन कितनी? थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ ऑनलाइन वाले के लिए सिक्स्थ है, ओके। सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ, टेंथ, टेंथ पोजीशन होगी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट की। अच्छा चलिए, ये था हमारा क्विज। अब आते हैं वापस अपने कंसेप्ट की तरफ। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? क्या सब कुछ आता है? सब कुछ आता है। स्टैट्यूटरी बॉडी हर उस ग्रुप ऑफ पर्संस को कहते हैं जो मिलके कोई काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी ना किसी लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है, किसी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ऐसा लॉ जो कि उन्हें एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे माने, ठीक है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अमूमी तौर पे गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो पब्लिक जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आती है। और कोई क्वेश्चन? जो लोकल लॉज के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई होती है। जो बॉडी है वो लोकल लॉज नहीं है, हाँ बॉडी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है काम करने वाली। ठीक जी जी, नोट्स भाई वो टीए चले गए, हम क्लास के स्टार्ट में या क्लास के बाद फिर अब ले लीजिएगा, ठीक है, या परसों क्लास के स्टार्ट में लीजिए जी। चलें कंसेप्ट की तरफ। अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा है? दो चीजें हमने सीखी है। नंबर वन, कंपनी से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, जिसमें सबसे अहम फीचर कौन से थे? आर्टिफिशियल पर्सन, और दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी, और किसी हद तक शेयर कैपिटल। ये तीन मेजर फीचर्स थे, आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी और शेयर कैपिटल। ये तीन सबसे अहम कंसेप्ट है। बाकी कंसेप्ट सारे ही अहम है, करने सारे ही हैं, ज्यादा अहम वाले बता रहा हूं। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में ज्यादा अहम कंसेप्ट है वो कौन से थे? वो थे टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा। उसमें जो ज्यादा अहम कंसेप्ट जो आगे चल के तकरीबन हर चैप्टर में और हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस होंगे, वो है टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। यानी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ये टाइप्स ऑफ कंपनी जो है ना, चार टाइप्स ऑफ कंपनी, ये आपको कंपनी लॉ के हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में इनका जिक्र मिलेगा। तो इन कंसेप्ट्स को तो आपने खास तौर पे पक्का करना है और समझना है। क्लियर? आगे चले। असाइनमेंट थी कल की? असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की है? शाबाश। क्या असाइनमेंट थी? असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कौन कौन सा क्वेश्चन था, जरा मैं देखूं, फैसला करूं। 3, 4 और 5 नहीं तो थे अहम क्वेश्चन थे 3, 4 और 5, तो ये डिस्कस करने चाहिए ना। मैं आगे चल रहा था, आपने भी नहीं पूछा सवाल कोई है? फिर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना होगा, सर ये तो क्वेश्चन आपने करवाया ही नहीं। क्वेश्चन 3, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। एक्सप्लेन कर देंगे टर्म 4 मार्क्स के साथ। कौन कौन एक्सप्लेन कर देगा? कौन कौन एक्सप्लेन करेगा? जी भैया, एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप? बताएं फिर। इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर कंपनी लॉ,
इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और स्टैट्यूटरी बॉडी जो पाकिस्तान में किसी दूसरे लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड हो और बॉडी कॉर्पोरेट उसको डिक्लेयर किया हो। इसकी एग्जांपल क्या है? पाकिस्तान में कंपनीज लॉ के अलावा मुझे एक कोई ऐसा कानून बता दीजिए जो कि सेपरेट लीगल स्टेटस के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करता हो सेपरेट बॉडी के तौर पे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट, बिल्कुल ठीक है। और एक्सेप्शंस क्या थे? एक्सेप्शन शाबाश बताइए, एक्सेप्शन बताइए। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, नोटिफिकेशन के जरिए से एग्जेम्प्ट कर दे। तो भैया फेडरल गवर्नमेंट जो कहेगी वो बिल्कुल ठीक कहेगी। वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं है तो हम क्या कहेंगे? नहीं है, और अगर मानना पड़ेगा। और अगर नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट लेकिन नोटिफिकेशन में कह दिया है तो क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्वेश्चन 4, मेंशन द स्टेटस ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेदर कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, बोथ और नन। तैयार है? ये अब आपका कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का जो कंसेप्ट है ना, ये टेस्ट करेगा। खासतौर पे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, ये अहम डेफिनेशन है। आई कैप कई दफा पूछ लेता है कंपनी लॉ में, इसको खास तौर पे याद करना है आपने। फर्स्ट, ऑरेंज लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। जैसे इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान हुई तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये नहीं कंपनी नहीं, मुझे अंदाजा हो गया ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है कंपनी कंफर्म नहीं। क्यों कंफर्म नहीं है? हो सकता है किसी दूसरे लॉ के मुताबिक इनकॉर्पोरेट हुई हो, तो पूरा तो पढ़ ले। इज ए कंपनी एंड इज ए कंपनी, उसने खुद नाम दे दिया, उसने खुद बता दिया, बिल्कुल ठीक है, फिर तो ये कंपनी ही हुई। एंड इज ऑपरेटिंग ब्रांच ऑफिस अराउंड द ग्लोब, तो इसको फॉरेन कंपनी भी तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पाकिस्तान में कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन हुई, फॉरेन कंट्री में उसके ऑपरेशन चल रहे हैं, तो इसको फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे? ओके, मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे। आम जुबान में चाहे आप जो मर्जी बोले, मल्टीनेशनल बोले, कंपनी लॉ की लैंग्वेज के अंदर इसको मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बोलता। कोई टाइप ऑफ कंपनी नहीं है मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है? तो ये क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या एक कंपनी है? बिल्कुल है। कोई प्रॉब्लम फर्स्ट में? सेकंड, ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, जब इनकॉर्पोरेशन का लफ्ज आया ना तो मुझे पता चल गया कि ये पाकिस्तान की नहीं है, ये यूएसए में प्रैक्टिस है। पाकिस्तान में प्रैक्टिस है कंपनी के नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड लिखा जाता है, यूएसए में प्रैक्टिस है और कुछ कंट्रीज में के नाम के एंड पे इनकॉर्पोरेटेड आईएनसी लिखा जाता है। ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज ए कंपनी, कंपनी तो है लेकिन इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? नहीं, फॉरेन कंपनी नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं इसको। फॉरेन कंपनी अभी साबित नहीं हुई। क्यों नहीं? क्योंकि फॉरेन कंपनी उस वक्त साबित होगी जब पाकिस्तान में काम करेगी। अभी तो सिर्फ उसने यूएसए में बनाया है उसको बॉडी कॉर्पोरेट। एंड इज ऑपरेटिंग ए ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। अब बताइए, फॉरेन कंपनी हो गया, ठीक है? अच्छा, अगर फिजिकल ऑफिस ना हो, इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हो, हाँ, पाकिस्तान में कुछ कंपनीज ऐप्स वगैरह के जरिए से भी काम करती हैं, ठीक है, ओके, तो भी फॉरेन कंपनी। तो ये ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी भी है, लेकिन कंपनी नहीं है। एग्री करते हैं जी? थर्ड, XYZ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड एज ए बॉडी कॉर्पोरेट। ये दूसरी एग्जांपल आ गई। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज होती है ना, ये भी कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं होती, इनका अलग से हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होता है, उसके मुताबिक रजिस्टर्ड होती है, सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ठीक है? एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर लॉज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बताइए, क्या ये कंपनी है? बॉडी कॉर्पोरेट तो है, बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं है, हाँ, एक्सेप्शंस में है, शाबाश, ठीक है? हालांकि रजिस्टर्ड अपने लॉ में, देखें, अपने घर में, अपने लॉ में जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको उससे बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस दिया है, लेकिन कंपनी लॉ क्या कहता है? मैं इसको बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस नहीं देता। तो ये XYZ हाउस, ये क्या है? ये ना तो कंपनी है क्योंकि कंपनी एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है, और बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं है। हालांकि एक्चुअली बॉडी कॉर्पोरेट है अपने लॉ के मुताबिक, लेकिन कंपनी लॉ के मुताबिक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है। 4, ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए एंड इज ऑपरेटिंग ए ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। तो ये तो वही बात होगी ना जो ऊपर उसने बताई थी। तो इसको हमने क्या फैसला किया था? ये क्या है?
ये बॉडी कॉर्पोरेट भी है और फॉर, लेकिन आगे क्या ऐड करा है, कह रहा है कंसर्न्ड मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट ओरेंज इनकॉर्पोरेशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। फेडरल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है, जो रेलिवेंट, जो इसकी अथॉरिटी दी गई थी, उसने नोटिफाई कर दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, तो मतलब नहीं, तो मतलब नहीं, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। लेकिन क्या फॉरेन कंपनी है, सवाल ये है मेरा। फॉरेन कंपनी तो है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में एक्सेप्शन है, फॉरेन कंपनी में तो नहीं है ना। 5. Orange Incorporation is a company incorporated in USA and is operating a branch office and place of business in पाकिस्तान। अब बताइए क्या है ये, बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, कंपनी है, कंपनी है, कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। करियर टाइप्स, कोई प्रॉब्लम इनमें? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, द सिक्योरिटीज, ये जो प्लूरल वर्ड है सिक्योरिटीज, इसका मतलब क्या होता है? शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों, शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों को कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज ऑफ एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड आर अलाउड टू बी ट्रेडेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज पीपल कैन बाय एंड सेल दोज सिक्योरिटीज using the mechanism provided by Pakistan Stock Exchange. What is the type of this company? सारी टाइप बताएं। नंबर 1 पब्लिक कंपनी है, क्यों? नाम में वर्ड प्राइवेट नहीं है, नाम में किस लफ्ज से क्या पता चलता है? अभी तक आप किसके ऊपर ग्रिप नहीं हुई। पब्लिक कहां से, लफ्ज लिमिटेड से नहीं पता चलता, लफ्ज प्राइवेट होने या ना होने से पता चलता है। नाम में लफ्ज प्राइवेट हो तो मतलब प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लफ्ज नहीं है नाम में तो पब्लिक कंपनी है। और क्या बता सकते हैं इस कंपनी के बारे में? लिमिटेड बाय शेयर। कैसे पता चला लिमिटेड बाय शेयर है? गारंटी लिमिटेड नहीं लिखा, गारंटी नहीं लिखा हुआ वर्ड। अच्छा, और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? ये सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही है, तो उसने बता दिया लिस्टेड कंपनी है। कौन सा टाइप ऑफ कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है। कैसे पता चला लिस्टेड है? उसने खुद से बताया स्टॉक एक्सचेंज में। इसका मतलब ये हुआ, क्या आप नाम से बता सकते हैं कि कोई कंपनी लिस्टेड है कि नहीं? नाम से बता सकते हैं लिस्टेड है कि नहीं, नाम से नहीं बता सकते लिस्टेड है कि नहीं। ठीक है, इंफॉर्मेशन बता, नाम से ये बता सकते हैं होल्डिंग है कि सब्सिडरी। तो ये जो दो स्टेटस है ना, याद रखिएगा, लिस्टेड स्टेटस और होल्डिंग सब्सिडरी का स्टेटस, ये नाम से नहीं पता चलता। बाकी टाइप ऑफ कंपनी जो भी होगी वो नाम से पता चल जाएगा। तो ये जो है एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड क्या है? ये लिस्टेड कंपनी। बी, पाक अरब रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड पार्को, a joint venture between government of Pakistan and the Emirate of Abu Dhabi, was incorporated as a public limited company in 1974. The government of Pakistan holds 60% of the shareholding, while 40% of shares are held by Emirates of Abu Dhabi. What is the type of this company? ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी के पब्लिक सेक्टर कंपनी। कैसे पता चला पब्लिक सेक्टर है? मोर देन 1/2 वोटिंग सिक्योरिटीज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। फॉरेन कंपनी तो नहीं है? क्यों नहीं है? वो शेख साहब के पास है तो सही। पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, हाँ जी। फॉरेन कंपनी तो कहाँ इनकॉर्पोरेटेड होती है? आउटसाइड पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, इसीलिए ये हाँ जी। सी, XYZ Limited is a public company registered under Companies Act and also listed on Pakistan Stock Exchange. Government has no direct or indirect investment in this company. What is the type of this company? पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है। फेडरल ये पब्लिक सेक्टर कंपनी तो नहीं है। पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में फर्क याद है ना आपको? इसको मिक्स नहीं करना। ये ना हो आप सारा सेशन पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन याद करते रहें, एग्जाम में वो पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन पूछे और वही छाप दे। पब्लिक कंपनी में और पब्लिक सेक्टर में फर्क है। डी,
ABC Limited owns 100% shares of XYZ Limited. ABC Limited सब्सिडरी है XYZ Limited की, सब्सिडरी सॉरी होल्डिंग है, और XYZ Limited सब्सिडरी है, लेकिन ये ऐसी होल्डिंग सब्सिडरी है जो 100% है, तो हम क्या बोलेंगे, XYZ Limited इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ ABC Limited. अच्छा, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, यहां तक क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी खत्म हो गया, डिस्कशन, कोई प्रॉब्लम तो एक, XYZ Limited एक है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, ऐसा ही है, चले पब्लिक अनलिस्टेड के 3 मेंबर होने चाहिए, लिस्टेड के 7 होने चाहिए, यहां उसने नहीं बताया हुआ तो चले उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, कम से कम 3 तो होना, मसला ये है 3 भी नहीं है, आप 7 कह रहे हैं, मेरा मसला है 3 भी नहीं है, कहां लिखा है कि इसके कितने मेंबर है, कोई स्टूडेंट बता सकता है इसके कितने मेंबर है, XYZ लिमिटेड के कितने मेंबर्स हैं, बताएं कितने मेंबर है, जितने ABC लिमिटेड, नहीं भाईजान, XYZ लिमिटेड के सारे शेयर्स एक ही कंपनी के पास हैं, इसका मतलब है XYZ लिमिटेड का एक ही मेंबर है, वो है ABC कंपनी, तो मेरा मसला तो ये है भाई कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए, इस केस में तो एक ही मेंबर है, कहीं ये वायलेशन तो नहीं है लीगल रिक्वायरमेंट की, मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की वायलेशन है या नहीं है, मुझे भी लग रहा है, भाई समझ आ रही है कि नहीं बात, लेकिन शायद आगे चल के जब हम पढ़ेंगे ना तो किसी जगह पे ये कंसेप्ट आएगा तो वह भी उसकी कोई एक्सेप्शन बता दे, लेकिन इस एग्जांपल को ज़हन में रखना है, होली ओन्ड सब्सिडरी के केस में एक ही मेंबर होता है जो कि कंपनीज एक्ट की मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की वायलेशन है, इस एग्जाम्पल को या किसी एडवांस कंसेप्ट में इसको लिंक करूंगा मैं, बाकी क्लियर, आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। अच्छा, आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ना वो क्या है वो सुन लें, वो है अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स, मेंबर एंड रेजुलेशन। बेसिकली बताना ये चाह रहा है एक कंपनी को कंट्रोल करने वाले, उसके ऊपर हुक्म चलाने वाले कौन कौन लोग होते हैं, ये बताना चाह रहा है, कोई एक ही पर्सन थोड़ी होगा कंपनी को रेगुलेट करने वाला, बहुत से होते हैं, कुछ लोग होते हैं कंपनी से बाहर के लोग, उन्हें हम बोलते हैं अथॉरिटीज, बाहर, कुछ होते हैं कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर भी 2 लोग हैं, एक SCCP और एक रजिस्ट्रार, वैसे अगर देखा जाए ना तो दोनों एक ही हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार SCCP के ही एक ऑफिस में बैठने वाला ऑफिसर है, पर्सन है रजिस्ट्रार, ठीक है। SCCP क्या है पाकिस्तान में, रेगुलेटर ऑफ कंपनीज, सारी पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको रेगुलेट कौन करता है, अच्छा आप मुझे बताइए पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, स्टेट बैंक। पाकिस्तान में जितने भी टीवी चैनल्स हैं इनको कौन रेगुलेट करता है, PTV नहीं करता, PTV पैमरा। तो ये कंपनीज का या ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई रेगुलेटर होता है, कंपनीज का रेगुलेटर पाकिस्तान में क्या कौन है, SCCP, आपको हर चैप्टर में तकरीबन उससे वास्ता पड़ेगा, SCCP से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक। अच्छा, अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो हेड ऑफिस है वो तो इस्लामाबाद में है, लेकिन इसने मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 8 शहरों में 8 ब्रांच ऑफिस भी खोले हुए हैं, ताकि हर कंपनी को जो भी उसके मसले मसाइल हैं, पूरे मुल्क में जहां पे भी मसला है तो उसके हल के लिए इस्लामाबाद ना आना पड़े, बल्कि अपने करीब तरीन इलाके में जाके उस मसले को हल कर ले। तो इसने ब्रांच ऑफिस, जो ब्रांच ऑफिस होता है उसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, और वहां पे जो
समझ लीजिए हेड बैठ रहा होता है ना वहां पे उस ऑफिस के अंदर, ब्रांच ऑफिस के अंदर एससीसीपी के, उसे बोलते हैं रजिस्ट्रार। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, रजिस्ट्रार किसी एक बंदे का नाम नहीं है, रजिस्ट्रार एक पोजीशन का नाम है। रजिस्ट्रार एक पोजीशन का नाम है। कहीं ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं ना होना चाहिए किसी ने रजिस्ट्रार की तबीयत खराब है वो नहीं आया तो सारी उस इलाके के जितने भी उस प्रोविंस में फॉर एग्जाम्पल कंपनी उनका काम ही रुक जाए। रजिस्ट्रार कोई एक बंदा होना चाहिए कि कोई 7 8 9 10 लोग होने चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 8 है, ताकि एक दो बंदों को कोई काम, किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को काम पड़ जाए कोई, तो दूसरे लोग मौजूद हो। तो एक रजिस्ट्रार तो होगा ही होगा, उसके साथ और भी पोजीशन होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, और कौन कौन से, एडिशनल रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रार ये तो मजाक में कर रहा हूं। यानी कई लोग होते हैं जो कि उसके सबॉर्डिनेट होंगे, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में अथॉरिटीज होती है उनके पास। तो एससीसीपी रजिस्ट्रार समझ गया क्या है? ठीक है, तो मुझे बताइए जरा, पाकिस्तान में कितने ऑफिसेज हैं एससीसीपी के? 8। चलिए, ये तो हो गए एक्सटर्नल रेगुलेटर जो कंपनी को रेगुलेट करते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल की। कंपनी के अंदर कौन लोग रेगुलेट करते हैं? कंपनी के अंदर भी 2 लोग हैं, और अगर देखा जाए तो ये भी असल में बैक एंड पे एक ही है। ये 2 लोग हैं कौन? एक शेयर होल्डर, एक डायरेक्टर्स। डे टू डे ऑपरेशंस डील, जैसे रजिस्ट्रार और एससीसीपी में जो कंपनी के रूटीन के मामलात होते हैं ना, उसके लिए रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामलात होते हैं, अनयूजुअल किस्म के बड़े मामलात होते हैं, तो फिर कंपनी किसके पास जाती है? इस्लामाबाद। किसके पास जाते हैं? इस्लामाबाद। ठीक है, जैसे चक झुमरा में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, वो करीबी डॉक्टर के पास जाएगा, और अगर ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो क्या कहते हैं? डॉक्टर लाहौर ले जाओ इसको। तो उसी तरह अगर रूटीन का कोई कंपनी के मामलात होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवानी होगी, तो कंपनी किसके पास जाएगी? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास। और अगर कोई बड़ा मसला होगा, इस्लामाबाद एससीसीपी के पास। अब होना पता क्या है, मसला बड़ा होना है एग्जाम में, आपने कहना है रजिस्ट्रार के पास चले जाओ, तो वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी। उसी तरह जो डेट कंपनी के इंटरनल की बात करें मैकेनिज्म की, तो जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे मामलात होते हैं, ये कौन देखता है? डायरेक्टर्स। लेकिन साल के बाद कंपनी की एक मीटिंग होती है जिसे कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें फिर शेयर होल्डर्स आते हैं, वो फिर डायरेक्टर्स के सारे साल की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। काम सही हो तो डायरेक्टर को कहते हैं शाबाश, लगे रहो अगले साल के लिए फिर, और अगर काम सही ना करे तो फिर अगर वो चाहे तो डायरेक्टर को चेंज भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अल्टीमेट पावर तो जैसे उधर एससीसीबी के पास थी, यहाँ पे अल्टीमेट पावर शेयर होल्डर के पास। लेकिन फिर भी डे टू डे मामला को डील करने के लिए एससीसीबी ने भी कहा था भाई रोज का मेरी सरदर्द ना आए, रजिस्ट्रार ऑफिस ओपन कर दिए। तो इधर भी शेयर होल्डर्स ने कहा भैया रोज के मामला हम नहीं देख सकते, डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया जो डे टू डे ऑपरेशंस को डील करेंगे। ये समझ आ रहा है आपको पावर्स? तो कंपनी के रेगुलेटर्स कितने हैं? 2 बड़ी कैटेगरी, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल कौन कौन है? एससीसीपी और रजिस्ट्रार। इंटरनल कौन कौन है? शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में फैसला करते हैं, तो मुझे बताइए वो फैसला किसी एक बंदे की मानी जाएगी कि मेजोरिटी की मानी जाएगी? डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो फैसले होते हैं वो मेजोरिटी की बेस पे होते हैं। ठीक है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में भी फैसले जो होते हैं वो भी मेजोरिटी की बेस पे। लेकिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग में 2 तरह के फैसले होते हैं, एक नॉर्मल फैसले, एक स्पेशल फैसले। एक ऑर्डिनरी फैसले, एक स्पेशल फैसले। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलते इसको, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने वो जनरल मीटिंग के साथ लगाना है। फैसले जो होता है ना, फैसले को बोलते हैं, आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेगुलर इंग्लिश में फैसला डिसीजन। लॉ की लैंग्वेज में डिसीजन को बोलते हैं रेजोल्यूशन। मतलब एक ही है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? 100% रेजोल्यूशन का मतलब डिसीजन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बाय करने में, बाय और परचेज, इसमें क्या फर्क है?
कोई फर्क नहीं है। लेकिन जितने भी अकाउंटेंट होंगे ना, हाँ, जिन्होंने कोई 2 महीने भी काउंटिंग पढ़ी है, वो बाय का वर्ड कभी मुंह से नहीं निकलेगा उनके, हमेशा क्या निकलेगा? परचेज का वर्ड। उसी तरह जो लॉ मेकर्स है ना, हालांकि रेजोल्यूशन और डिसीजन का मतलब एक ही है, लेकिन जो लॉ मेकर्स होते हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं? डिसीजन आप नहीं सुनेंगे उनके मुंह से, हालांकि मतलब दोनों का सेम ही है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसीजन। तो डिसीजन दो तरह के होंगे, एक ऑर्डिनरी डिसीजन होंगे, स्पेशल डिसीजन होंगे। यानी रेजोल्यूशन कितनी तरह की हुई? कौन सी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर? चलिए आइए, ये कंसेप्ट तो हमने बिल्ड कर दिया भाई। जरा किताब हमें क्या मेजर कंसेप्ट स्ट्रक्चर जो है ना वो लेक्चर का, वो मैंने आपके ध्यान में बिठा दिया है। अब आइए जरा इसको फिल करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन है? कहता है रजिस्ट्रार मींस ए रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। और भी कहता है, अभी उसका दिल नहीं भरा था, दिल नहीं भरा था, लेकिन वो थक गया था, कह रहे इसके अलावा भी अगर किसी को हमने रजिस्ट्रार का स्टेटस दे दिया तो वो, यानी वो जो एससीसीपी के कहने के मुताबिक काम कर रहा होगा रजिस्ट्रार के, हर वो बंदा रजिस्ट्रार होगा। ठीक है? रजिस्ट्रार तो रजिस्ट्रार है ही, रजिस्ट्रार का असिस्टेंट भी रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार का असिस्टेंट तो रजिस्ट्रार है ही, उसका डिप्टी भी रजिस्ट्रार है, वगैरह वगैरह। भाई समझ रहे हैं? इसमें आपको पता है कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा है? कह रहे हैं रजिस्ट्रार को असल में आप एक सिंगल इंडिविजुअल ना समझे। रजिस्ट्रार एक ड्यूटी का नाम है, पोस्ट का नाम है। वो रजिस्ट्रार, वो पर्सन जो ऑफिशियल हुआ वो खुद भी कर सकता है। अगर वो खुद सीट पे नहीं हुआ तो याद रखें, काम बंदे के होने या ना होने की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए। इसलिए उसने 5-6 लोगों को ऐड कर दिया है कि अगर ये मौजूद नहीं है सीट पे रजिस्ट्रार, तो फिर इसका काम कौन कर रहा होगा? रजिस्ट्रार। अगर फर्ज करें वो भी नहीं है तो जॉइंट। इसीलिए उसने ज्यादा नाम दिए हैं। बज़ाहिर हमें लग रहा होगा अजीबोगरीब सी बात, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होती है। ठीक है? एंड सच अदर ऑफिसर्स में बी डेजिग्नेटेड बाय एससीसीपी परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड फंक्शन अंडर दिस एक्ट। ये अहम चीज है कि हर वो बंदा रजिस्ट्रार कहलाएगा जो रजिस्ट्रार के काम कर रहा होगा। ये समझ आई बात की? रजिस्ट्रार एक सिंगल इंडिविजुअल का नाम नहीं है, पोजीशन है जिसके ऊपर जरूरत के मुताबिक कोई भी बैठ के वो वाले काम कर सकता है, जो भी उस ऑफिस में मौजूद होगा। ये होगा रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार का सबऑर्डिनेट है। हाँ बिल्कुल, असल में बहुत सबका रजिस्ट्रार ही है, लेकिन अगर वो सीट पे नहीं है तो जाहिर है दूसरे पर्सन के पास इसकी अथॉरिटी होना चाहिए कि वो ये काम कर सके। फिर इसके बाद पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है? देखिए, सबसे बड़ी उसकी है कई, अभी पढ़ भी लेंगे। सबसे बड़ी उसकी पावर या ड्यूटी पता है क्या है? कंपनीज को रजिस्टर करना। इसी वजह से उसका नाम रजिस्ट्रार पड़ा है, कि कुछ ना कुछ रजिस्टर करता होगा तो उसका नाम रजिस्ट्रार पड़ा है ना। क्या रजिस्टर करता होगा रजिस्ट्रार? कंपनी। इसका मतलब है आपने अगर कोई नई कंपनी बनानी है तो आप क्या एससीसीपी के पास इस्लामाबाद जाएंगे कि रजिस्ट्रार के पास जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास करीब तरीन ऑफिस से काम हो सकता है रजिस्ट्रार के पास। यही कह रहे रजिस्ट्रार हैज वेरियस पावर्स एंड ड्यूटीज अंडर द एक्ट, फॉर एग्जांपल टू रजिस्टर कंपनी। इसको थोड़ा डबल अंडरलाइन करें। फिर कंपनी को रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर कर दिया तो उसके बाद कंपनी के ऊपर नजर रखना भी जरूरी है कि नहीं? तो कंपनी को यह कहा जाता है भैया आपने जो भी बड़ी एक्टिविटी करनी है ना अगर जो, तो हमें उसकी इतला देनी है। तो कंपनी जो भी, जैसे फर्ज कीजिए कंपनी ने साल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करनी है, अगर वो रजिस्ट्रार को भी भिजवाएगी। एजीएम कंडक्ट करवानी है, उसका नोटिस रजिस्ट्रार। ठीक है? इसके अलावा जो एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करनी होती है वो भी रजिस्ट्रार को। यानी रूटीन के डॉक्यूमेंट्स जो कि रेगुलेटर को सबमिट करवाने होते हैं वो किसको जमा करवाए जाएंगे? रजिस्ट्रार को। क्या आपके ख्याल में रूटीन के डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को ही सबमिट करवाने चाहिए कि एससीसीपी को? रजिस्ट्रार को। कंपनी रजिस्टर भी उधर होगी, रजिस्टर होने के बाद जो रूटीन की कम्युनिकेशन होती है, और रजिस्ट्रार क्या करेगा? कीप रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेज ऑफ कंपनीज। अच्छा ये भी अहम है। मॉर्गेज होता है कंपनी लोन वगैरह ले, जब कंपनी लोन वगैरह ले तो कंपनी के पास तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, लोन लेने वाले के पास भी रिकॉर्ड होगा, लोन देने वाले बैंक के पास भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन एक तीसरी ताकत भी है पाकिस्तान में जिसके पास ये रिकॉर्ड होगा। ये क्या है?
रजिस्ट्रार। इसकी हिकमत बाद में आपको पता चलेगी कि रजिस्ट्रार क्यों दरमियान में आया, इससे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। वरना बाज़ का तो कुछ कंपनी ना 2 नंबरें काम करती थी, वो एक एसेट एक बैंक को मॉर्गेज करवाया, फिर वही एसेट दूसरे को भी करवा लिया, फिर तीसरे को भी करवा लिया। तो अब रेगुलेटर दरमियान में आ गया है, अब वो नजर रखता है कि कंपनी इस तरह की प्रैक्टिस ना करे। तो मॉर्गेज का मतलब क्या है? लोन, लोन की एक टाइप है। आपको ऐसे पता ही होगा, प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, चार्ज, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर टू इंस्पेक्ट बुक्स, अगर रजिस्ट्रार को पता चले कि कोई गड़बड़, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, क्या रजिस्ट्रार इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? रजिस्ट्रार आके कहेगा भैया मुझे बुक्स दिखाओ। और अगर उसे लगे कि बुक्स में कोई हेरफेर किया जा सकता है, बुक्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बुक्स को सीज भी कर सकता है। सीज का मतलब क्या है? अपने कब्जे में कर सकता है रजिस्ट्रार। ठीक है, तो ये पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार है। क्लियर हुई ड्यूटीज? क्या है पावर एंड? सबसे बड़ी पावर ड्यूटी क्या है? कंपनीज को रजिस्टर करना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह रूटीन के रिसीव करना, बुक्स को इंस्पेक्ट करना, मॉर्गेज का रिकॉर्ड रखना, और अगर लगे, खतरा लगे कि बुक्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बाज़ लोग एविडेंस को खत्म करने के लिए बुक्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आग लगा देते हैं। आपने सुना होगा बाज़ वो आग लग जाती है। हाँ बस ठीक है, ठीक, बस काफ़ी है। तो वो फिर रजिस्ट्रार अपने कब्जे में ले सकता है। अब आते हैं रजिस्ट्रार के भी बॉस की तरफ, जो कौन है? एससीसीपी को 3 नामों से पुकारा जाता है कंपनीज एक्ट में। पहला एससीसीपी, दूसरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटीज एंड, वही एससीसीपी का पूरा नाम हो गया। तीसरा कमीशन, इसमें कमीशन का सी बड़ा है, छोटा नहीं। छोटा कमीशन, कमीशन का सी छोटा रखेंगे तो कमीशन वो दूसरा बन जाएगा, लेन देन वाला। हाँ भाई मेरा कमीशन कितना भैया? 10% है। वो कमीशन नहीं है। ये कौन सा कमीशन है? बड़े वाला सी। इसका सी हमेशा क्या आएगा? कैपिटल। और इससे पहले दी भी लगा दीजिए ताकि पता चले कि ये किसी बॉडी का नाम है। द कमीशन, द कमीशन, या कम से कम सिर्फ कमीशन कैपिटल सी के साथ। कह रहे कमीशन क्या है? कमीशन मींस एससीसीपी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका हेड ऑफिस किधर है? रीजनल ऑफिस कितने हैं? इनको क्या बोला जाता है? रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या बोला जाता है? इनमें क्या होता होगा बड़ा? सबसे ज्यादा काम क्या होता होगा भला? कंपनीज को रजिस्टर किया जाता है। अच्छा, 8 रीजनल ऑफिस किससे? एक तो इस्लामाबाद में ही है, 1 ईच इन एवरी प्रोविंशियल कैपिटल, टोटल 4। पाकिस्तान के प्रोविंशियल कैपिटल पता है आपको? जियोग्राफी किसी ने पढ़ी है? कितने स्टूडेंट्स ने जियोग्राफी पढ़ी है कहीं ना कहीं से? तो बताइए पाकिस्तान के प्रोविंशियल कैपिटल को, प्रोविंस कितने हैं पाकिस्तान के? 4 के 5? आइन के लिहाज से भी 4 ही है, इंतजामी लिहाज से हो सकता है 5 गिलगित बल्तिस्तान हो, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आईने पाकिस्तान में अभी 4 ही है। तो एक हर प्रोविंशियल कैपिटल में। प्रोविंस कितने, कौन कौन से हैं? कौन कौन से? पंजाब, सिंध, केपी के, और सरहद की तरह खुदा का हो 15 साल हो गए हैं सरहद को अब केपी के बोलते हैं। तो केपी के, हाँ बलूचिस्तान। अच्छा, अब इनका प्रोविंशियल कैपिटल बताइए कौन सा? पंजाब का तो आपको पता ही होगा, लाहौर। और इसके अलावा कराची, ये सिंध का कराची। बलूचिस्तान का कोयटा है भाई, सक्कर की तरह है। सक्कर की कौन सा करा के वो कैपिटल का? हाँ सक्कर। भाई वो तो अलग से है ना, ये ऊपर वाली कैटेगरी अलग से है। और केपी के पेशावर। ये 4 सिटीज में इसका मतलब है। असल में क्यों? क्योंकि देखें हर प्रोविंस के साथ ही कम से कम एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस उन्होंने लाजमी बनाया है ताकि उस प्रोविंस के लोगों को उस प्रोविंस से बाहर ना जाना पड़े। ठीक है, खास तौर पे हम लोग तो कहीं जाने के काबिल है ही नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है, ये हम एससीसीपी को इस फैसले पे मुबारकबाद देते हैं।
और फिर लेकिन याद रखिए प्रोविंशियल कैपिटल के अलावा भी कुछ ऐसे शहर हैं पाकिस्तान के जिनमें बिजनेस एक्टिविटीज ज्यादा हैं, उनमें फिर एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन ऑफिस बना दिया गया। जैसे लाहौर के अलावा मुल्तान और फैसलाबाद, इनमें भी ज्यादा कंपनीज हैं, और सक्खर। यानी इसका मतलब ये हुआ पंजाब में टोटल 3 रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस हैं, सिंध में 2, ठीक है, और बलूचिस्तान में 1, और केपीके में 1, तो एक इधर क्या इस्लामाबाद में है, टोटल 8। अब बताइए स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? एससीसीपी के रीजनल ऑफिस कितने हैं? 8। हेड ऑफिस कितना है? 1, वो इस्लामाबाद में है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस किस जगह पे है? 1 इस्लामाबाद में, 4 ईच प्रोविंशियल कैपिटल में, और 3 मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर में। पावर एंड फंक्शंस क्या है? एससीसीपी के पावर और फंक्शन तो हम आगे जैसे जैसे लॉ पढ़ते जाएंगे ना, आते जाएंगे। रजिस्ट्रार के भी पावर एंड फंक्शन आते जाएंगे, आप तकरीबन हर चैप्टर में पढ़ेंगे। भाई ये काम है रजिस्ट्रार के पास जाओ, ये वाला काम है एससीसीपी के पास जाओ। मेजर डिफरेंस ध्यान में रखिएगा कि जो रूटीन नेचर के मामलात के लिए हम जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर्स होंगे उनके लिए जाएंगे एससीसीपी के पास। SCCP has function or powers to regulate affairs of all the companies, including insurance company, banking and other companies. कह रहा है SCCP has powers and functions under Companies Act as well as under SCCP। अच्छा नोट कीजिए, उसने कोई स्पेसिफिक पावर्स नहीं बताई रजिस्ट्रार की, फिर भी उसने 2-4 स्पेसिफिक पावर्स बता दी थी। कंपनीज को रजिस्टर करना है, नोटिस कम्युनिकेशन उसके पास आएंगे, इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स को, मॉर्गेज का रिकॉर्ड रखेगा, सीज कर सकता है बुक्स को। SCCP की उसने पावर्स नहीं बताई, जनरल बता दिया उसने कि ये कंपनीज को रेगुलेट करेगा। अब असल में ज्यादा, हालांकि रजिस्ट्रार की निस्बत इसकी ज्यादा पावर्स है, ज्यादा बड़ी पावर्स इसके पास है, लेकिन ये पावर्स उसने हमको स्टेप बाय स्टेप सिखानी है, इसलिए यहां पे उसने ज्यादा जिक्र नहीं किया। आगे चल के हम सीखेंगे, ये मसला है रजिस्ट्रार के पास जाओ, ये मसला है कमीशन के पास जाओ। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अथॉरिटीज विद इन द कंपनी, अब ये तो आउटसाइड अथॉरिटीज की बात थी, आउटसाइड रेगुलेटर्स। विद इन द कंपनी कौन कौन सी अथॉरिटीज है? मेंबर्स और डायरेक्टर्स। मेंबर्स की पहले डेफिनेशन सुन लें। मेंबर्स इंक्लूड, मेंबर में 3 तरह के लोग इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, गारंटर। सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, गारंटर्स। एसएसजी कम एसएस, सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, गारंटर। मेंबर्स में 3 तरह के लोग होते हैं। इससे पहले मेंबर्स में मैंने आपको 2 तरह की टाइप्स बताई हुई है। कौन से? शेयर होल्डर, वो भी मेंबर है, और गारंटर, वो भी। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। हाँ, सब्सक्राइबर को भी मेंबर है। सब्सक्राइबर कौन होता है? सब्सक्राइबर कहते हैं साइन करने वाले को। जैसे हमने सब्सक्रिप्शन ले ली, हमने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले ली, तो इसका मतलब क्या होता है? अकाउंट बना लिया हमने, रजिस्ट्रेशन करवा ली हमने। क्या किया? रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो उसी तरह यहाँ पे कंपनी लॉ में सब्सक्राइबर उसको कहते हैं जिसने कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ना, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, उनको साइन करके रजिस्ट्रार के पास लेके जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर, ये समझ ना, स्टेप्स होते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, हाँ भाई फारिग बैठे हैं, क्या करें क्या करें। एक ने कहा घूमने फिरने चलते हैं, दूसरे ने कहा नहीं कोई कंपनी बना लेते हैं। मैंने मिलकर फैसला किया कंपनी बनाने वाला आइडिया अच्छा है, इसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो जब उन कुछ लोगों ने मिलके आइडिया शेयर किया ना, बना कि कंपनी बनानी चाहिए, इन लोगों को क्या कहते हैं? प्रमोटर्स। ये कंपनी बनाने का आइडिया प्रमोट करेंगे, क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। इन्होंने पता किया तो इन्हें पता चला कि कंपनी बनाने के लिए सबसे जरूरी टास्क है कि 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये प्रिपेयर करके साइन करके रजिस्ट्रार को देने हैं। तो जिस वक्त ये प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम आर्टिकल और उसको साइन करते हैं ना जिस वक्त, तो उनको साइन करने के बाद बोलते हैं सब्सक्राइबर। लेकिन याद रखें, सिर्फ साइन करने से कंपनी नहीं बन जाती।
मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऊपर सिर्फ साइन करने से कंपनी नहीं बन जाती, साइन करने के बाद उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल। रजिस्ट्रार फिर चेक करता है कि कंपनी किसी सही पर्पस के लिए बनी है कि नहीं। एक दो दफा ऐसा भी हुआ है, रजिस्ट्रार ने जल्दी जल्दी में कंपनी रजिस्टर कर दी, बाद में पता चला कंपनी के मकसद में लिखा हुआ था स्मगलिंग करना, और टायर कुछ 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 में वो कोई असला की स्मगलिंग भी थी, असला वगैरह भी, वो उसको अपनी मुसीबत पड़ गई। हाँ नहीं, वो पुरानी समझ लीजिए कि पुरानी बात है। तो इसीलिए अब रजिस्ट्रार थोड़े मुख्तात हो गए हैं, अब वो क्या करते हैं, अब उसको पढ़ते हैं। तो जब उनको हम मेमोरेंडम आर्टिकल साइन करके दे देते हैं ना, तो हमें साइन करने वालों को क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर। रजिस्ट्रार कहता है भाई घर जाओ, एड्रेस अपना लिखवा गए हो ना, बस घर जाओ, आपको खुद ही हम इन्फॉर्म कर देंगे लेटर के जरिए से। तो फिर कुछ दिनों के बाद लेटर आ जाता है कि भैया आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई या नहीं हुई। अगर कंपनी रजिस्टर हो जाए तो फिर वही जो सब्सक्राइबर थे अब उन्हें क्या बोलेंगे, मेंबर। अब उन्हें क्या बोलेंगे, हालांकि मेंबर तो पहले ही थे, अब उनको क्या ऑफिशियली, पहले भी मतलब जब सब्सक्राइबर स्टेज पे भी लॉ उन्हें कहता है वो मेंबर ही होंगे, ठीक है, सब्सक्राइबर होते हैं। फिर वो जब कंपनी रजिस्टर हो जाए तो वही सब्सक्राइबर क्या बन जाते हैं, मेंबर, ठीक है। फिर कंपनी आगे चलती है, बाज़ औक़ात वही लोग कंपनी चला रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो आगे किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं शेयर। तो तीन तरह के मेंबर्स की डेफिनेशन में तीन तरह के लोग आएंगे, एक सब्सक्राइबर, एक शेयर होल्डर और एक गारंटर। शेयर होल्डर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में होते हैं, गारंटर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में होते हैं, मेंबर हर कंपनी में, ये सॉरी सब्सक्राइबर हर कंपनी में होते हैं। सब्सक्राइबर को हम फाउंडर मेंबर भी बोलते हैं, ये लॉ की टर्म नहीं है कि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने स्टार्ट में कंपनी बनाई। तो अब देखिए मेंबर की डेफिनेशन में कितने लोग हैं, मेंबर इंक्लूड्स तीन, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हु बिकम्स अ मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। सब्सक्राइबर्स कब मेंबर बनेंगे, अच्छा इनके लिए पता है क्या इनकी खास बात क्या है, इन्होंने एक सब्सक्राइबर ने एक शेयर भी नहीं ना खरीदा हुआ, ये फिर भी मेंबर बन जाते हैं। हालांकि मुमूमी तौर पे ये कंपनी रजिस्टर होने के बाद कुछ ना कुछ शेयर खरीदते हैं, ये नहीं करने, लेकिन अगर ना भी खरीदे फिर भी मेंबर। कोई गारंटी नहीं भी दी इन्होंने, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, गारंटी नहीं भी दी फिर भी ये, यानी इनके लिए शेयर खरीदना या गारंटी देने की शर्त नहीं है। तो एक दफा एक आपने क्वेश्चन पूछ लिया, क्या ये पॉसिबल है कि कोई पर्सन कंपनी का शेयर खरीदे बगैर मेंबर बन जाए, पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, सब्सक्राइबर ये भी है और गारंटर वाली तो भी ऑप्शन थी, फिर मार खा गए। क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन क्या था, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी का शेयर खरीदे बगैर कोई मेंबर बन जाए। तो इसमें एक नहीं आपने दो एग्जांपल देनी थी। क्या जो गारंटर है वो भी शेयर खरीदे बगैर मेंबर नहीं होता, आपने सिर्फ सब्सक्राइबर आधा कंसर्न बताया, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पर्सन गारंटी दिए बगैर कंपनी का मेंबर बन जाए, किस केस में, शेयर खरीद ले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो, और दूसरा सब्सक्राइबर, शाबाश, अब हुआ पूरा कंसेप्ट। तो मेंबर में तीन तरह के लोग कौन कौन से बोले जरा, सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, गारंटर। अब बोले अपनी वही फेवरेट लाइन, क्या है, क्या, हाँ बोले क्या, हर शेयर क्या, वो भी नहीं बोलनी आती, चले रहने थे। हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता, लेकिन हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, शाबाश, मेंबर क्लियर। मेंबर के बाद दूसरी अथॉरिटी कौन सी है कंपनी के अंदर, हाँ वो इंटरनल है। तो ये जो मेंबर्स होता है ये इंटरनल पर्सन है, ये एक्सटर्नल नहीं है। मेंबर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों रजिस्ट्रार को साइन करके देते हैं। ये क्यों देते हैं,
ये इसी चैप्टर का आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे उसमें है इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। जरा देखें है इनकॉर्पोरेट, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का तरीकाकार देखें है, ये वहां पे पढ़ेंगे हम डिटेल। अभी फिलहाल सिर्फ आपको डेफिनेशन की हद तक रख रहा हूं, अभी मैं प्रोसीजरल इश्यूज के ऊपर नहीं जा रहा, स्टेप बाय स्टेप वहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तसल्ली रखें, कंसेप्ट है वो, आपका सवाल रेलिवेंट है और कंसेप्ट भी है, लेकिन वो हम वक्त आने, मुनासिब वक्त आने पे बताया जाए। नेक्स्ट, बोर्ड से मुराद क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसे बीओडी भी बोलते हैं। जैसे कमीशन को कभी एससीसीपी, कभी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है, कभी बीओडी बोला जाता है, कभी सिर्फ बोर्ड बोला जाता है, कभी कभी हम सिर्फ डायरेक्टर्स भी बोल देते हैं। ये सारे अल्फाज चलते हैं, आप बेफिक्र होकर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर डायरेक्टर्स या बोर्ड वो सारे चलते हैं, बोर्ड का ले, डायरेक्टर का ले, बीओडी। ऑफिसर्स, कंपनी के ऑफिसर से क्या मुराद है? भाई वो लोग जो कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे। ऑफिसर से क्या मुराद है? कंपनी के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये यूं ही एक डेफिनेशन, ये कोई खास डेफिनेशन नहीं है। यानी कह रहे हैं कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स में कौन कौन शामिल होगा? बताइए, कंपनी के ऑफिसर्स में कौन कौन शामिल होगा? सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, शेयर रजिस्ट्रार, और कह रहा है और कोई भी अथॉराइज्ड ऑफिसर। ये कोई इतनी अहम डेफिनेशन नहीं है, इसको सिर्फ हल्का सा आप पढ़ लें। मेजर कंसेप्ट में रखें कि ऑफिसर से मुराद क्या है? वो लोग जो कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, बस। रजिस्ट्रार नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, ये है शेयर रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार तो आउटसाइड पार्टी है, वो कमीशन का बंदा है, वो कंपनी का ऑफिसर थोड़ी है। ये रजिस्ट्रार नहीं है, ये क्या है? शेयर रजिस्ट्रार। ये जो छोटे छोटे अल्फाज है ना, इसमें आप गलती करते हैं। तो एक क्वेश्चन था, एक दो सेशन पहले, उसमें एक डॉक्यूमेंट था प्रोस्पेक्टस, और लिखा था वो रजिस्टर्ड ऑफिस में अवेलेबल करना है। स्टूडेंट ने लिख दिया रजिस्ट्रार ऑफिस में अवेलेबल करना है। बताइए नंबर मिला कि नहीं मिला? है छोटी सी हालांकि गलती है, रजिस्टर्ड ऑफिस को क्या लिख दिया, लेकिन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोई और चीज होती है और रजिस्ट्रार ऑफिस कोई और चीज होती है। ठीक है, तो इसी तरह रजिस्ट्रार और पर्सन है, और शेयर रजिस्ट्रार, और शेयर रजिस्ट्रार असल में ऐसा बंदा होता है जो कंपनी, लिस्टेड कंपनीज होती है ना, उनका रोज का ये काम होता है, शेयर आए गए ट्रांसफर करने हैं, सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं। तो कंपनी कहती है क्या रोज का काम हम इसमें बिजी है, हम किसी एक्सपर्ट बंदे को अपॉइंट करते हैं, हमारे बिहाफ पे शेयर के ट्रांसफर का काम वो करता रहेगा। तो ये शेयर रजिस्ट्रार जो है ना, ये सिंपल रजिस्ट्रार नहीं है, कंपनी रजिस्ट्रार नहीं है, ये कौन है? ये शेयर के ट्रांसफर का काम कंपनी के बिहाफ पे कर रहा होता है। तो ये समझा, ये शेयर रजिस्ट्रार को खास तौर पे अंडरलाइन कर लें और नीचे लिख दें दिस इज नॉट कंपनी रजिस्ट्रार, दिस इज नॉट रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है भाई, आगे चलें। ओके, जो रेजोल्यूशन है ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी? ये तो आपको बता दिया है ना, आप सुन मेरे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और फर्क क्या है? अच्छा मुझे ये बताइए, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि क्लास अभी खत्म कर देनी चाहिए? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 नहीं 4 5 6 7 8 9। और कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि क्लास कंटिन्यू करनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन ले। अच्छा, 3-4 स्टूडेंट्स ने किसी भी हिस्सा वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, वोटिंग कोई बात नहीं। देखिए असूल ये है, नहीं हिस्सा लिया तो ना ले, हमने फैसला करना है मेजोरिटी की बेस पे। मेजोरिटी क्या होती है? जिन्होंने वोट दिया उनकी मेजोरिटी की बेस पे, उसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। तो हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे एक और कंपनी ला की परवीन याद आ गई, उससे कहा अगर एक मेंबर इस तरह का काम करे ना, वो 2 दफा वोट की कोशिश करे तो उसके दोनों वोट ही कैंसिल कर देंगे। तो पहले जो फैसला 11-10 से 10 और 9 से हो रहा था, अब वो फैसला 10 और
8 से हो रहा है। हाँ जी, कि क्लास कंटिन्यू की जाए, इसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, ये छोटे मोटे फैसले सिंपल मेजॉरिटी की बेस पे होता है कि फेवर में कितने लोग थे, अगेंस्ट कितने लोग थे। अगर ज्यादा लोग फेवर में हो रेजोल्यूशन पास, ज्यादा लोग अगेंस्ट हो रेजोल्यूशन फारग। ठीक है, यह सिंपल मेजॉरिटी, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन कुछ फैसले होते हैं बड़े अहम फैसले, जैसे आज अभी छुट्टी कर देंगे, ये तो नॉर्मल है भाई, अभी नहीं तो 5 मिनट बाद छुट्टी हो ही जानी है, ये कौन सा इतना बड़ा फैसला है। क्या अगले हफ्ते से ईद की छुट्टियां दोबारा शुरू होनी चाहिए, ये है 5, ये फैसला करते हैं। तो जरा मुझे बताइए, अच्छा अब ये बड़ा फैसला है कि छोटा फैसला है। बड़े फैसले के लिए मेजोरिटी भी ज्यादा होनी चाहिए कि सिंपल मेजोरिटी से भी काम चले, ज्यादा होनी चाहिए। यानी सिंपल मेजोरिटी हम कहते हैं 51%, आधे से ज्यादा जैसे हो गए सिंपल मेजोरिटी आ गई। लेकिन अगर बड़े फैसले करना स्पेशल रेजोल्यूशन, कौन से, तो फिर सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलता, फिर कंपनीज एक्ट बोलता है आपको 3/4 मेजोरिटी चाहिए। 3/4 मेजोरिटी का मतलब क्या है, 75%। 75, लेकिन हम अमूमी तौर पे 3/4 को 3/4 ही रखते हैं, समझने समझाने के लिए मुझसे 75% कह देते हैं। सिंपल मेजोरिटी को सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे, समझने समझाने के लिए 51% कह देते हैं। ठीक है, 3/4 मेजोरिटी को 3/4 मेजोरिटी ही लिखे पढ़ेंगे, समझने समझाने के लिए मुझे 75% है। तो बताइए, जो कंपनी के अंदर फैसले होने हैं, जो मेंबर्स ने फैसले करने हैं, वो रेजोल्यूशन के जरिए से होंगे, ऐसा ही है। रेजोल्यूशन कितनी तरह की होगी, कौन कौन सी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सी होगी, सबसे अहम लफ्ज है ना, बाकी डेफिनेशन का हिस्सा सारे याद सारी करनी है। सबसे अहम लफ्ज पता है कौन सा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में सिंपल मेजोरिटी, और स्पेशल रेजोल्यूशन में ये सबसे अहम है। क्या कह रहा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस अ रेजोल्यूशन व्हिच इज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट एंड आर प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट भी है एट जनरल मीटिंग। जाहिर है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी जनरल मीटिंग में पास हो। जनरल मीटिंग किसको बोलते हैं भला, मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, मेंबर्स की मीटिंग को, डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। मेंबर्स की मीटिंग जो जनरल मीटिंग होगी उसमें रेजोल्यूशन 2 तरह की होगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो यहां पे क्या कह रहा है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सी, सिंपल मेजोरिटी की बेस पे पास होगी, और कौन से मेंबर्स के वोट गिनने हैं, प्रेजेंट इन पर्सन, आर बाय प्रॉक्सी, आर थ्रू पोस्टर। ये आपको याद है, ये वो हमने टाइप्स ऑफ वोटिंग पढ़े थे वोटिंग राइट्स में, लेकिन उसमें 4 थे, है ना। कौन से वाला था, वीडियो लिंक। वीडियो लिंक इसमें भी है, लेकिन वो उसमें ना वीडियो लिंक प्रेजेंट के अंदर कवर हो जाता है, प्रेजेंट के अंदर कवर हो जाता है, वीडियो लिंक वाले को प्रेजेंट ही समझा जाता है। ठीक है, तो सामने ये भी 4 है, क्योंकि इसमें जो 2 हैं वो इकट्ठे हैं, कंबाइन प्रेजेंट वाले। यानी जो वोट कास्ट किया जा सकता है वो प्रेजेंट इन पर्सन, खुद जाके भी कास्ट किया जा सकता है, थ्रू प्रॉक्सी अपने बिहाफ पे किसी और को भी भेजा जा सकता है, और बाज़ औक़ात पोस्टल पोस्ट के जरिए से। अच्छा, वैसे नाम इसका है पोस्टल बैलेट, लेकिन ये ना अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, नाम इसका अभी भी वही है पोस्टल बैलेट, लेकिन अब लेटर पोस्ट करने की बजाय ईमेल पोस्ट कर दी जाती है। तो ईमेल के जरिए से भी वोट कास्ट हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। आप घर बैठे हैं, कंपनी की मीटिंग हो रही है कराची में, क्या घर बैठे वोट कास्ट कर सकते हैं, यस। कैसे भला, पोस्टल बैलेट के जरिए, उसमें ऑप्शन है ईमेल। ठीक है जी। और नोटिस कितने अर्से पहले, कंपनी की मीटिंग से कितने अर्से पहले मीटिंग का नोटिस मिलना चाहिए भला, जब भी जनरल मीटिंग होगी उससे पहले शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं, कितने दिन पहले, 21 दिन पहले, लेकिन नॉर्मली भी 21 दिन ही है, जिक्र उसने सिर्फ स्पेशल का किया। लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, देखें सिंपल रूल, रेजोल्यूशन पास कहाँ होगी, मीटिंग में, और जनरल मीटिंग के लिए जरूरी है कि उसका नोटिस 21 दिन पहले देना है। तो आप चाहे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करें चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, वो जिस मीटिंग में पास होनी है ना
उस 21 दिन पहले नोटिस आना। लेकिन उसने खास तौर पे 21 दिन का जिक्र किया, वो इस वजह से कि उसने इसकी एक्सेप्शन भी देनी थी। आखिरी कंसेप्ट समझ लीजिए आज का, इसके बाद कोई और चीज है तो नहीं, खत्म है। हाँ, आखिरी कंसेप्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी को अचानक कोई ऐसी बड़ी ऑफर मिल जाए जिसको 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना जरूरी हो? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिजनेस में कोई ऐसी ऑप्शन आ जाती है, ये पता चला एक सेल लगी है अचानक, 3 दिन के अंदर सारा माल बिक जाएगा, सस्ता माल मिल रहा है, तो हमें खरीद लेना चाहिए। बाज़ औक़ात बिजनेस में ऐसे होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्टर्स जो कि काम कर रहे हैं रूटीन में, उन्होंने कोई एक बड़ा फैसला करना हो जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो वो मेंबर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, ए मेंबर आओ आप मीटिंग करो और इसमें ये रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अगर तो वो इस नेचर की प्रॉब्लम है कि उसका इंतजार किया जा सकता है, तो रूटीन में 21 दिन का नोटिस देके मीटिंग करवा के रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है जो कि जल्दी फैसला करना जरूरी है, क्या अब भी 21 दिन का नोटिस होना चाहिए कि अब कोई लॉ में ऐसी प्रोविजन होनी चाहिए कि अगर जल्दी मीटिंग करवानी हो तो वो भी हो सके? बाज़ मामलात में जल्दी मीटिंग करवानी पड़ती है ना, तो इसीलिए लॉ ने ये इजाज़त दी है। अगर कोई ऐसा स्पेशल नेचर का मामला आ गया है जिसमें जल्दी मीटिंग करनी और जल्दी फैसला करने की जरूरत है, तो उस सूरत में 21 दिन से कम नोटिस पे भी मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है। स्पेशल रेजोल्यूशन में भी पास बाय गिविंग नोटिस फॉर लेस देन 20। ऊपर क्या बता रहा है? ऊपर यह बता रहा है कि रेजोल्यूशन पास करने के लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितने दिन चाहिए, यानी आज अगर नोटिस देंगे तो 21 दिन के बाद मीटिंग होगी। लेकिन नीचे एक्सेप्शन में क्या कह रहा है? अगर जरूरत पड़े तो 21 दिन से पहले भी मीटिंग हो सकती है। इसको बोलते हैं शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग हो सकती है। सारे मेंबर आपस में एग्री कर ले, शॉर्टर नोटिस में मीटिंग करवानी तो करवा ले, लॉ कहता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल लेजिस्लेशन भी पास नहीं, रूल वही लगेगा 3/4 वाला, सिंपल मेजोरिटी वाला। ये एक्सेप्शन सिर्फ इस चीज की है कि 21 दिन का जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है कि नोटिस ऑफ द मीटिंग में और मीटिंग कंडक्ट करवाने के दरमियान में 21 दिन का टाइम पीरियड होना चाहिए। आप गैर मामूली हालात में ये मीटिंग जल्दी भी कंडक्ट करवा सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना ही है, वो ड्यूरेशन जो गैप है ना उसको कम करना। बाकी उस मीटिंग में जो फैसले होंगे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी, वो कैसे होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, वो कैसे होगी, वो रेगुलर कंसेप्ट ही चलेगा। कुछ समझ आए? तो आज के लेक्चर में जो सबसे अहम कंसेप्ट है ना वो मैं आपको मार्क करवा देता हूं। वो है एक तो रेजोल्यूशन, यही ये बहुत अहम कंसेप्ट है, बहुत अहम रेजोल्यूशन वाला, इसको अच्छे से याद करना है। दूसरा मेंबर की डेफिनेशन, ये दो कंसेप्ट हैं। बाकी आपको पता है हर चीज ये अहम होती है। वो अगर केस स्टडी ना पूछे तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ लेगा, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ना पूछे तो एमसीक्यू पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो हमें ट्रैप कर सकता है, इसलिए किसी चीज को भी छोड़ना नहीं है। लेकिन ज्यादा अहम कौन सी आज के हमने पढ़े हैं? दो कंसेप्ट, मेंबर की डेफिनेशन और रेजोल्यूशंस की डेफिनेशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की डेफिनेशन अलग सीखी, स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन अलग सीखी। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीक में आपका चैप्टर 1 का टेस्ट होगा। चैप्टर 1 साथ साथ तैयार करना है। कल छुट्टी का दिन है, वेस्ट नहीं करना है, इसके रिवीजन करनी है जितना पढ़ लिया। फिर बाद में ना कहिएगा सर आज लेक्चर खत्म, आज चैप्टर खत्म हुआ है तो परसों टेस्ट रख लिया आपने, हमें 3-4 दिन तो दे। कोई 3-4 दिन नहीं, वो भी आपको दिन मिल रहा है। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म किया जाता है। अल्लाह हाफिज।